आदाब। डीडीसी के इंतखाबात में रियासी डिस्ट्रिक्ट से एक नौजवान चेहरा सामने आया है। मैं नौजवान लफ्ज़ का इस्तेमाल करने में भी थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो साजरा कादिर है और आप खुशकिस्मती कहिए मेरी कि मैंने इस बच्ची को पढ़ाया है जब ये ओरिएंटल एकेडमी की स्टूडेंट हुआ करती थी। और ये बच्ची स्काउट्स एंड गाइड्स में भी वहाँ पर भी स्काउट्स एंड गाइड्स में भी बहुत आगे ये बच्ची रहती थी। कल्चरल एक्टिविटीज़ का बहुत अहम हिस्सा रही हैं ये। थिएटर से इनका बड़ा क्लोज़, बड़ा करीब का नाता है और इनके भाई मोहम्मद यासीन थिएटर की दुनिया में एक बड़ा नाम है। जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि आप यूँ कहें कि मुल्क भर में उनका एक बड़ा नाम है थिएटर की दुनिया में। साजरा की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि साजरा की पहचान ये भी है, ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। ये स्कूल डेज़ में बहुत ब्रिलियंट थी, कॉलेज डेज़ में बहुत ब्रिलियंट थी और उसके बाद जब रियासी गई ये तो गुलाबगढ़ जैसे इलाके में जहाँ पर एजाज़ अहमद ख़ान, उनके भाई मुमताज़ ख़ान, उसके अलावा अब्दुल गनी मलिक जैसे दिग्गज और ताकतवर नेता हैं, उन लीडरों के बीच में साजरा कादिर ने गुलाबगढ़ से डीडीसी के चुनाव में जीत ही हासिल नहीं की बल्कि क्लियर कट एक बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की है। मेरे साथ साजरा कादिर हैं, आइए मुलाकात कराते हैं इस तेज़ तर्रार लड़की से आपकी। साजरा बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले मुबारकबाद। थैंक यू सो मच सर। पहले मुझे ये बताएं, स्कूल डेज तो मुझे याद हैं लेकिन 10th क्लास के बाद जब आपने 10th में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया उसके बाद का मुझे मालूम नहीं। आपने 12th कहाँ से किया और कॉलेज कहाँ से किया? सर 12th मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी से की और उसके बाद मैंने केसी लॉ कॉलेज जो अखनूर रोड में है वहाँ पे एडमिशन ली। वहाँ से मैं लॉ ग्रेजुएट लॉ पास आउट हूँ। उसके बाद फिर मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैंने कहा मुझे जब मेरी एक्चुअली जब शादी हुई तो मुझे देखा वहाँ का जो एरिया है बड़ा बैकवर्ड है, तो मैंने उसके बाद मास्टर्स की रूरल डेवलपमेंट में। क्योंकि अच्छा, आपने शादी के बाद, पहले मैं यहाँ पे आना चाहूँगा कि जब आपने केसी लॉ कॉलेज से अपना लॉ मुकम्मल किया, लॉ मुकम्मल करने के बाद इमीडिएटली शादी हो गई या नहीं? सर बीच में थोड़ा सा गैप था, उस दौरान क्या किया? मैंने प्रैक्टिस की, बिल्कुल प्रैक्टिस की सर। जम्मू में की थोड़ा टाइम, फिर उसके बाद मैं रियासी शिफ्ट हो गई। मैंने जब रियासी में वहाँ से प्रैक्टिस की उसी दौरान मेरी शादी हुई। शादी कहाँ पे? शादी मैंने वही गुलाबगढ़ में। अच्छा, गुलाबगढ़ में। क्या करते हैं आपके जो पति? जो मेरे हस्बैंड हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनकी महोट डिग्री कॉलेज में। तो जनाब राज तो सामने आ चुका है कि इनके जो पतिदेव हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो इसका मतलब हो गया कि राजनीति की जो शुरुआत है वो उसी जहन से हुई है। जी, नहीं थोड़ी सी मेरी तरफ से भी था क्योंकि आप तो जानते हैं मैं पहले से एक्टिव थी, तो हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा, फैमिली का, मदर इन लॉ का, सबका, जो घर के मेरे बड़े थे सबका मुझे सपोर्ट आया, जिस वजह से मैं आगे आई। फिर मैंने मास्टर्स भी की रूरल डेवलपमेंट में। पहले मास्टर्स की रूरल डेवलपमेंट में, तो मास्टर्स जो आपने रूरल डेवलपमेंट में की, इस मास्टर्स के लिए इंस्पायर किस चीज़ ने किया? उस गांव की बदहाली ने, जिस गांव में आप गए थे, किस गांव में गए थे आप? सर गुलाबगढ़ में, प्रॉपर गुलाबगढ़ में, बनगाम में मेरी शादी हुई है जी। प्रॉपर गुलाबगढ़। क्या सूरत हाल थी जब आप गए? बहुत सर जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मैंने वहाँ जहाँ पे मैं कहती हूँ कि आज के टाइम पे कोई ऐसा गांव नहीं होगा, मुझे नहीं लगता वहाँ बिजली ना होगी, रोड ना होगा, लेकिन गुलाबगढ़ वाहिद एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आज भी लोग बेसिक फैसिलिटी से मरहूम हैं। तो मतलब बिजली नहीं है, रोड नहीं है। बिजली की क्या सूरत हाल है? सर बिजली का जहाँ पे भी कहीं जगह पे बिजली अगर होगी भी तो वो ना के बराबर है सर, लाइट तो आती ही नहीं है। बड़े सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे पोल्स तक आ गए, ट्रांसफार्मर्स तक सैंक्शन हो गए, अभी तक वहाँ पे वो पोल्स नहीं लगे हैं, ट्रांसफार्मर्स नहीं लगे हैं, जिससे लोग मतलब बिजली के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि सड़कों का क्या हाल है? सर सड़कें भी वो बना के छोड़ दी गई हैं, उसके बाद उसके ऊपर जब गाड़ी चलती है तो वो हम पकड़ के रहते हैं गाड़ी को, पता नहीं कहाँ हम गिर जाएंगे, और गाड़ी की बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है उस रोड पे। अच्छा, इतना बुरा हाल है सड़कों का। मुझे बताइए, साफ पानी घरों में आता है वहाँ पर? हाँ, साफ पानी कुछ जगहों पे आता है और कुछ जगहों पे इस तरह से कि पानी लेने लोगों को थोड़ा दूर जाना पड़ता है पीने के लिए, पैदल चल के जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे पानी लेने जाना पड़ता है आज भी। अच्छा, तो उसके बाद आपने मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट की? जी। मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट करने के बाद कोई पीएससी की पोस्टों के लिए अप्लाई करना था, कोई एसएसआरबी में नौकरी ढूंढनी थी क्लर्क की, कहाँ? नहीं सर, मैंने पहले मेरा माइंड था उस लाइन में जाने का और मैंने एक दो बार किया भी, बट सर पता नहीं क्यों मैं डाइवर्ट हो रही थी इसी तरफ, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि जब मैं बार जब गुलाबगढ़ जाने लगी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं कहती थी ये यहाँ के लोग कितने ज़्यादा बैकवर्ड रह रहे हैं। हम लोग अगर इस तरह से अगर हम अच्छी एजुकेशन करके भी हम लोग अगर इन लोगों के लिए कुछ ना कर पाए, इंसानियत के नाते कुछ ना कर पाए, तो हम लोगों की ही ये बदकिस्मती होगी। इसलिए मैंने उस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया और मैं इस
लाइन में आ गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो हो गया कि या तो आप नालायक स्टूडेंट होती तो मुझे समझ में आता कि भाई बच्चा नालायक है, कुछ करने लायक नहीं है, चलो पतिदेव ने कह दिया राजनीति करो तो आपने सियासत करनी शुरू कर ली। आप तो इंटेलिजेंट थे, ब्राइट थे और केसी लॉ कॉलेज में भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो मुझे ये बताइए कि ये खुद से इंस्टिंक्ट अंदर से आती थी बार बार कि मुझे पॉलिटिक्स में उतरना है, मुझे इलेक्शन लड़ना है, या पतिदेव ने कहा यार मैं तो लड़ नहीं सकता, आप उतर जाओ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं डायरेक्टली अपने हस्बैंड का नाम नहीं यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि वो इस चीज़ की मुझे वहाँ पे अपनी खुद की सोच रखने की थोड़ी सी वहाँ पे फ्रीडम है मुझे। और बाकी अगर मदर इन लॉ की बात करें तो वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। वो हमेशा मुझे कहते थे कुछ करेंगे वो गाँव के लिए, क्योंकि हर तरफ से उनको भी कहते थे कि अगर आपके बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो हमारे गांव के लिए कुछ किया जाए। यहाँ पे हर तरफ जब भी फ़ोन पे मैं रियासी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी, उस दौरान भी जब मेरे पास कुछ लोग आते थे मुझे बहुत तरस आता था, गरीब होते थे। मैं कई दफ़ा अगर मुझे चाहे जेब से क्यों ना खर्चने पड़ते थे, मैं जेब से खर्च के उन लोगों को किराया दे देती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर यही चीज़ें मैं जब सोचती रहती थी तो मेरे को इस तरफ आने का थोड़ा सा मुझे हुआ कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए, शायद मैं इस काम में आकर कुछ अपने गांव के लोगों के लिए थोड़ी कुछ कर सकूं। अच्छा, डीडीसी के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि डीडीसी के भी कोई इलेक्शन होंगे। सबको ये था कि बीडीसी का चेयरमैन बन चुका है, बीडीसी का चेयरमैन बनने के बाद अब शायद किस्सा तमाम, अब इसके बाद शायद कोई चुनाव नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद अचानक सरकार ने कह दिया कि भाई डीडीसी के भी अब इलेक्शन होंगे यहाँ पर। तो आपके लिए क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था? आपको अचानक पता चल गया कि डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं, मुझे लड़ना है? सर मेरे को एक्चुअली मैं पहले भी बात कर रही थी, मेरे को एक्चुअली प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि मैं कोई सोशल सर्विस में आगे जाऊं। पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी आज लोग ट्रेंडिंग बीजेपी है, ट्रेंडिंग बीजेपी। मेरी बात सुने ना, मैं कहीं पे भी नहीं जाना चाहती थी पहले से ही। मेरा कहीं पे भी किसी भी पार्टी वाले के साथ, किसी के साथ नहीं था मेरा, बट मैं बस प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी। जैसे ये डीडीसी का सुना तो मुझे कॉल्स आने लगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने हस्बैंड को सीधा कह दिया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल हम करेंगे ये इलेक्शन लड़ना है। मैंने लेकिन पहले मैं ये समझना चाहूँगा, पार्टी ज्वाइन करने का इरादा क्यों नहीं किया आपने? सर पार्टी ज्वाइन करने का इसी इरादा मैंने नहीं किया, क्योंकि पार्टीज में मुझे लगता है कि इंसान को बंदिशें थोड़ी सी हो जाती है, बहुत रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। इंडिपेंडेंट इंसान को पता है कहीं पे भी जा सकता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं इंडिपेंडेंट वर्ड ही वही होता है। तो इसीलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन नहीं की तब। और अभी भी मेरा यही फैसला है कि मैं 5-6 मंथ्स अभी देखूंगी, अभी मैं किसी को ज्वाइन भी नहीं करूँगी। पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल नहीं। तो आपने फैसला कर लिया, आपने डीडीसी के चुनाव लड़ने हैं जी। तो उसके बाद किसी ने आपको बताया कि ये इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, बहुत सारा पैसा चाहिए, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, उसके बाद जाकर आप इलेक्शन लड़ेंगे। फिर इलेक्शन में शराब है, वो भी जाहिर सी बात है, उसको भी लोगों के बीच में बांटना बड़ा ज़रूरी है। पैसा 500-500 रुपया लोगों को देना बड़ा जरूरी, सब कुछ इलेक्शनों में होता है। किसी ने बताया ये सब चीजें कि भाई इलेक्शन लड़ने से पहले? ये चीजें तो हमने देखी हैं, अलबत्ता ये चीजें हमने की नहीं। मतलब किसी ने बताया ये फॉर्मूला है जीतने ये तो सिर्फ खुद देखा है, बताया नहीं किसी ने, देखा है, हमने सुना है, हम सुनते रहते हैं न्यूज़ में भी वगैरह वगैरह। तो बट हमें जो भी हमारा था, हमें पैसे का नहीं था, हमें लोग खुद चाहते थे कि सिस्टम चेंज होना चाहिए। वहाँ के जो गरीब लोग थे उन्होंने कहा कि सिस्टम चेंज होना चाहिए। मैं पहले से आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि फॉर्म भरने से पहले मैं लोगों के बीच में गई थी। मैं ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मैंने फॉर्म नहीं फिल किया था और ना ही मैं डीडीसी की बात करने, मैं सिर्फ उनसे ये बात करने गई कि मैं उठ रही हूँ, मैं खड़ी हो रही हूँ, आप मुझे बताएं आपका क्या मशवरा है। जब मैं उन गरीब लोगों के बीच में जाकर बैठी, उन लोगों ने खुद ही वहीं से कहा मैम आप मत बैठना। और कईयों ने यहाँ तक कहा था, जब मैं फॉर्म अभी फिल करना तो मैंने कहा अब नहीं मैं खड़ी होंगी, ऐसे मजाक कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप आगे नहीं जाओगे, आपने हमें एक किरण दिखाई है, अगर आप आगे नहीं जाओगे तो हम वोट देने ही नहीं जाएंगे। यहाँ तक इन लोगों ने जब मुझे इतना कुछ कह दिया तो मुझ में भी थोड़ी सी हिम्मत आई, मैंने कहा नहीं मुझे जाना चाहिए। और मैंने फॉर्म भरा और आपके सामने आज रिजल्ट, अच्छे वोट्स लेकर मैं जीती भी हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद अब असली काम शुरू हो गया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे ब्यूरोक्रेट थे, IAS ऑफिसर शाह फैसल बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट थे और उनका बड़ा नाम था, लोग बड़ा एहतराम करते थे उनका। फेसबुक के ऊपर उनके फॉलोवर इतने ज़्यादा हो गए कि उनको लगा कि मेरे फॉलोवर तो इतने ज़्यादा हो गए हैं, मुझे उतर के जो है चुनाव लड़ने चाहिए। तो वो फॉलोवर के चक्कर में चुनाव लड़ने के लिए उतर तो गए, लेकिन बाद में पता चला कि जो लोग फेसबुक के ऊपर कह रहे थे कि जनाब हम आपके साथ हैं, ग्राउंड पर गए तो पता चला यार वो साथ नहीं आए, बड़ा मुश्किल हुआ। और बाद में चलिए अब उन्हें पार्टी छोड़ दी है और अब वो दोबारा से शायद सिविल सर्विसेज में वापस आएंगे। तो आपको ये डर तो नहीं था कि जो लोग फेसबुक के ऊपर या जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर मुझे कह रहे हैं साजरा जी आप ही हैं, तो कहीं ये ना हो कि जब मैं इलेक्शन लड़ने लगूँ
तो पता चले जनाब वोट ही नहीं मिली। आपको मैं एक बात बता दूं, मैं पहले फेसबुक पे मैंने किसी को ऐड नहीं किया था, मैं सिर्फ गई थी। ये फेसबुक पेज मैंने बाद में बनाया था, जब मेरे ड्यूरिंग कैंपेनिंग मैंने तब बनाया था ये पेज। कैंपेनिंग के टाइम पे यानी आप सोशल मीडिया की शिकार नहीं थी? सोशल मीडिया की शिकार नहीं थी। मैं जो भी करती थी वो मेरा बिल्कुल सही होता था, सच होता था, और लोगों का जो भरोसा था वो मुझ पे इतना था कि मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे इतनी अपनी जीत की खुशी नहीं है जितनी कि उन लोगों को है। और मैं जब भी किसी मुश्किल में पड़ती थी तो वो लोग मुझे अकेले उस मुसीबत का सामना नहीं करने देते थे, वो हमेशा मेरे साथ रहकर उन लोगों ने मुझे जिताया है। अच्छा, ऐसी कौन सी मुसीबतें आ पड़ी थी साजरा सर? हर चीज में, अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन करना चाहती, कुछ भी होता था मुझे कॉल आ जाती थी, यहाँ पे ये हो रहा है, इलाके की जो परेशानी जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं थोड़ा पर्दे में ही रखना चाहती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लेकिन उन लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया है। साजरा कादिर, अब देखें मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं, मैंने स्कूल में इन्हें पढ़ाया है, लेकिन इनकी बातों से ये लग रहा है कह रही कि ये भी छुपा के रखना चाहती हूँ, वो भी छुपा के रखना चाहती हूँ। सियासी तौर पे बहुत मतलब सियासी संजीदगी आपके अंदर आ चुकी है कि आपको समझ आ गया कि ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, फिर जब आपने चुनाव लड़ा, पता चला सामने दिग्गज एक खड़ा हो गया है आपके लड़ने के लिए? सर एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं, 10 कैंडिडेट्स थे हम गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से। मुकाबला तो आपका, मुकाबला मेरा सबके साथ था, बराबर ही एक तरह का मुकाबला था, क्योंकि एक 2 पार्टीज़ की कैंडिडेट्स थी, 8 हम इंडिपेंडेंट थी, तो मुकाबला बहुत था हमारा। लेकिन मुझे लोगों का बहुत भरोसा था, क्योंकि लोग मुझ पे इस कदर भरोसा करने लग पड़े थे कि जैसे मैं मतलब उन्हीं के लिए आज मैंने अपना भरोसा दिलाया था। उन लोगों ने मुझ पे इतना किया कि अब इसको जिताना ही जिताना है, क्योंकि उन्होंने देखा था मेरे को, रियासी में भी उन लोगों ने देखा था कोर्ट में, तो उसी तरह से वो आपको पता है चेन बनती गई, फिर लोग मेरे साथ जुड़ते गए। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने कैंपेनिंग शुरू की थी हम 4-5 ही लोग हुआ करते थे, धीरे धीरे वो 12 तक पहुंचे, ऐसे करते करते तादाद बढ़ती गई। आपको वो मुझे याद आ गया कि हमें चौहान साहब की सर का एक वो शेर था, जब एक कड़ी से वाबस्ता एक और कड़ी जुड़ जाती है, कड़ियों के जुड़ने से जंजीर बड़ी हो जाती है, जंजीरों के मिलने से दीवार खड़ी हो जाती है। वो अक्सर चौहान सर वो शेर पढ़ा करते थे, मुझे याद है। तो साजरा, जीत तो आप गई और आपने दिग्गज को हराया। हराने के बाद पहली चीज़ क्या थी जो जहन में आई कि क्योंकि आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो, कामयाबी के बाद आपको अक्सर वो लोग याद आते हैं जिन लोगों ने आपको उस मकाम तक पहुंचने में मदद की हो। कौन था जो सबसे पहले आपके जहन में आया कि इसका शुक्रिया अदा करना तो बनता है? देखो, मैं आपसे सबसे पहले ये बात कहूँगी, मैं जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी, मैं पहले ये बात करूँगी, मैंने पहले ही ये बात रखी थी लोगों के सामने, अगर मैं जीतूँ या हारूँ मैं तब भी आप लोगों के साथ हूँ। क्योंकि मैं सबसे पहले जो मेरे माइंड में, आपका इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे रही हूँ कि मेरे माइंड में सबसे पहले आए वो गरीब लोग जिन्होंने मुझे उठाया था, जिन्होंने मेरा साथ दिया, और वो उस कदर उनको इस तरह से था कि उन लोगों को बहुत कुछ हुआ उन लोगों के साथ कि इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो, लेकिन उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और मैं गई भी थी, मैं एक्चुअली मौसम की वजह से, और एक्चुअली हमारा ओथ सेरेमनी आ गई थी, मुझे वापस आना पड़ा, तो मुझे उन सबसे मिलना था। मैं माफ़ी चाहती हूँ, उनसे नहीं मिल पाई, मुझे जाना है, बस ये थोड़ा सा मौसम का थोड़ा सा वहाँ पे एक्चुअली स्नोफॉल हो रही है। अक्सर इल्ज़ाम ये भी लगता है कि ये जो गुलाबगढ़, डोडा और ये जितने भी हमारे वो बेल्ट्स हैं जिन बेल्ट में सड़कें ठीक नहीं हैं, अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि जो भी आदमी वहाँ से एक छोटा नेता बने या बड़ा नेता बने, बनता तो बेचारे उन गरीब लोगों के वोटों से है, लेकिन उसके बाद वो बैठता जम्मू में है, बैठता जाके क्या कहते हैं दिल्ली में है, और उसके फोटो बाद में वायरल होते हैं। वो कहता है जी मैंने बड़ी खूबसूरत सेल्फी उसकी जो है कहीं बरिस्ता से निकल आती है, कहीं कॉफ़ी कैफे डे से निकल आती है। तो आपने क्या तय किया है कि आप यहीं रहेंगी या आप भी उन्हीं लोगों के बीच? नहीं सर, मुझे उन लोगों के बीच में जाके ही काम होगा, क्योंकि अगर जम्मू, और पहली तो बात ये है कि हमें काम तो रियासी जम्मू आकर ही होंगे, हो सकता है दिल्ली भी जाना पड़े, बट वहाँ बैठ के उनकी परेशानियां सुनकर फिर हमें उनका हल निकालने के लिए तो आना ही पड़ेगा ना जम्मू। अब आपका यूं कहा जाए गुलाबगढ़ अब आपका पक्का ठिकाना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, गुलाबगढ़ मेरा पक्का ठिकाना है। मैं जितनी भी वहाँ की 12 की 12 पंचायत हैं वो सारी मेरे लिए एक बराबर हैं। उन सबका वोट मैंने किसी का नहीं देखा किसने मुझे ज़्यादा दिए, किस पंचायत से मुझे कम आया है, मेरे लिए सब एक बराबर हैं। कुछ लोग इस तरह से भी बातें कर रहे थे कि ये प्रॉपर गुलाबगढ़ से जीती है तो ये उन्हीं को देखेगी, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। बलमत कोट भी मेरे लिए उतना ही बराबर है जितना अड़बेस, जितना शबरा, सब मेरे लिए एक बराबर हैं। मैं बिल्कुल भी उन लोगों को अलग नहीं मानती हूँ। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ऐसी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें जो इस तरह से कहते हैं कि आप वहाँ से जीती है तो ये उन्हीं के लिए ले जाएगी, प्रॉपर गुलाबगढ़ वालों के लिए ऐसा गलत है। देखिए जी, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ओरिएंटल एकेडमी जम्मू में पढ़ने वाली लड़की
जिन गाँवों का ये नाम ले रही है, मेरे लिए थोड़ा सा ये हज़म करना मुश्किल है कि ये सब गांव आपके जहन में, लेकिन बहुत अच्छी बात है दैट कि आपने सियासत में शुरुआत की। अब मुझे एक चीज़ और बताएं कि क्या डीडीसी के इंतखाबात में ये जो आपकी जीत हुई है, इस जीत के बाद क्या आप बस किस्सा तमाम शुद्ध, इसके बाद आगे की कोई कहानी नहीं है, भाई हमने इन चुनाव में मैंने हिस्सा ले लिया, चुनाव में जीत चुकी हूँ, अब आगे या कल असेंबली के चुनाव हो या कोई और चुनाव, अब उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं? सर वो बात की बात है, उसके बारे में मैं सोचूंगी, क्योंकि मैं हर चीज़ मशवरे से चल रही हूँ, अपने घर वालों से पूछ कर चल रही हूँ, जो हमारे घर के जो सीनियर लोग हैं उनसे पूछ रही हूँ, जो हमारे नौजवान भाई हैं उनसे, मैं जब भी कोई भी काम कर रही हूँ मैं उनसे मशवरे के साथ ही कर रही हूँ। जहन में है कि अब्दुल गनी मलिक, एजाज अहमद खान, मुमताज़ खान, सर देखिए ये सब सर देखिए मैं इनको अलग नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये सब हमारे अपने हैं। मैं अगर मेरे, क्योंकि ये हमारे एरियाज़ के हैं, तो मैं इनकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। हो सकता है इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और मैं सीखूंगी भी, मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं इन लोगों से सीखूंगी भी। अलबत्ता मैं बस इस तरह से ये लूँगी कि जब तक ऐसा कुछ मेरे लिए आगे कोई प्लेटफॉर्म, वो अलग बात है, पहले मैं लोगों का काम करूंगी। अभी बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि अभी हमें प्लान वाइज चलना है। अब बस थोड़ा सा हमें अभी प्रायोरिटीज़ क्या क्या? प्रायोरिटीज सर, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है लाइट एंड रोड। जब, क्योंकि आपको पता है अगर रोड पहुंच गई तो वहां पे सब कुछ पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल ये कि जो काम एमएलए नहीं करा सके, जो काम मेंबर पार्लियामेंट नहीं करा सके, मतलब उन्होंने बिजली और पानी अभी तक वो घरों में नहीं पहुंचा सके, तो आपके लिए नहीं सर, हम इस तरह से नहीं कहेंगे। सर कोशिश उन्होंने की होगी, और ऐसा नहीं हम कह सकते, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने भी कोशिश की होगी। आगे अल्लाह ताला मुझे भी ज़िंदगी दे, मुझे भी हिम्मत दे, मैं भी चाहती हूँ कि हम भी करें। ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने की हैं, कईयों में उनको टाइम ज़्यादा लग रहा था कि जिस वजह से बाद में हमारी सरकार भी गिर गई। उन्होंने कोशिशें वहाँ पर बहुत की हैं, बहुत काम करवाए हैं। ऐसी बात नहीं, अगर गुलाबगढ़ तक रोड पहुंची है तो किसी के थ्रू ही पहुंची है, वो साजरा कातिल ने नहीं लाई है। उस रोड में खड्डे हैं, वो अलग बात है। खड्डे नहीं सर, सिर्फ बना के अभी छोड़ दी गई है, उसके बाद तो मतलब यूँ कहें कि एक सड़क बनाई, उसके बाद यतीम कर दिया इसको, अब इसका कोई वाली वारिश नहीं है। पीडब्ल्यूडी वालों ने कहा हमने बना दिया, अब आपके हवाले जो मर्जी सर, बस अब आगे हमें यही काम देखना है। अगर किसी ने छोड़ा है, आगे इसी तरह से हमें चेन बनानी है, आगे हमें पकड़ना है, उसी तरह से डेवलपमेंट होगी, अदरवाइज डेवलपमेंट। साजरा, आप मुझे ये बताएं कि 7 लोग बीजेपी के पास हैं, आपके गुलाबगढ़, सॉरी रियासी के, जी रियासी की डीडीसी में जी। 7 लोग आप दूसरी तरफ हैं, 2 लोग अपनी पार्टी के भी बीच में हैं जी। मुझे ये बताइए, अब जो आपने पहले कहा ना कि इंडिपेंडेंट जो है आज़ाद कहीं पे भी जा सकता है, तो ये अब एक आज़ाद ही डिसाइड करेगा कि डीडीसी का चेयरमैन कौन बनेगा, क्योंकि देखो आज़ाद जिसको वोट देगा उसके 8 हो जाएंगे तो बस वो जीत गया। बीजेपी के 7 में से तो किसी का बाहर आना मुमकिन नहीं है। अब आप 7 में से एक है जिसको जुड़ना है उधर जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि साजरा कादिर क्या इंडिपेंडेंट ही रहेगी, या साजरा कादिर ये कहेगी कि आप एक काम करिए, आप 7, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं फीमेल हूँ, मुझे चेयरमैन बना दो, बात खत्म? सर देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं वही बात आपसे कह रही हूँ कि यहाँ मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ बातें पर्दे में रही हैं, वो अच्छा है। हाँ, अलबत्ता अगर घर के कुछ जो भी हमारे, मैं मीटिंग्स रखूँगी अपने, जो भी मेरे गाँव के लोग हैं उनसे मीटिंग रखूँगी, जैसा वो कहेंगे वैसा चलूँगी, क्योंकि अगर वो नाराज़ हो जाएंगे तो मैं आगे नहीं जा पाऊँगी। तो उनसे मशवरे के बाद ही मैं देखूंगी मुझे सपोर्ट किस तरफ देना है। नहीं मतलब तो, मिसाल के तौर पर बीजेपी कहते जनाब आप चेयरमैन की कुर्सी लेने बैठ जाएं। सर वो भी सेकंड थिंग है, वो उस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं कैमरा के सामने ये चीज़ें नहीं रिवील करना चाहती। अच्छा साजिदा, मुझे बताएं जी कि जीत हुई है आपकी, ये जो कामयाबी आपको मिली है जी, इसका सेहरा किसके सर पर आप बांधना चाहेंगे? किस हद तक आपके परिवार में, आपके घर के लोग जो हैं, आपकी फैमिली जो है जी, उस फैमिली में आपके पतिदेव का कितना रोल, आपकी सासू माँ का कितना रोल, और आपके भाई यासीन का कितना रोल? देखो सर, पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस कदर पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया। सबसे पहले एक इंसान को अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे फादर साहब हैं, वो भी सोशल सर्विसेज में आगे रहते हैं। मेरा ब्रदर है, मेरी मदर हैं, तो मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद इन लॉज का, जिन्होंने मुझे वहीं से कहा कि आपको यहाँ उतरना चाहिए। तो सेकेंडली उनके लिए कहूँगी, जो मेरे इन लॉज हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ हैं। तो उसके बाद जो मेरे गांव के जो मेरे बड़े हैं और नौजवान हैं, गरीब आवाम, जिसके लिए मैं बार बार स्ट्रेस दूंगी, क्योंकि जो हमारे गरीब लोग थे उन्होंने मुझे वहाँ से ज़्यादा हिम्मत दी, और फिर जब उनका मुझे साथ था तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अच्छा मुझे बताएं आखिर में बिल्कुल कि पुरुष प्रधान देश कहा जाता है जी। हमने बहुत सारी जगहों पे जाना हुआ,
हम सरपंच से मुलाकात करने जाते थे, हम कहते थे सरपंच साहब कहाँ हैं, सरपंच साहब बाहर निकल आते थे। अब जब सरपंच साहब से 5 मिनट गुफ्तगू होती तो छठे मिनट में सरपंच साहब ये कहते थे जनाब मैं सरपंच था, अब मेरी धर्मपत्नी सरपंच हैं, वो अंदर हैं, वो आती हैं अभी किचन से, आप तब तक बैठिए। तो वो कामकाज सारा जो है पतिदेव देख रहे हैं, वो बेचारी नाम की जो है सरपंच हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि डीडीसी के इंतखाबात में भी औरतें जीत कर आई हैं। जम्मू कश्मीर की अगर तारीख उठा के देखी जाए तो महबूबा मुफ्ती शायद पहली एक ऐसी औरत थी जिनको हमारे समाज ने कबूल किया एज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, कितना मुश्किल है ये हमारे समाज में बुज़ुर्गों को, नौजवानों को ये कन्विंस कराना, उनको ये यकीन दिलाना कि मैं आपकी अच्छी लीडर बन सकती हूँ, रहनुमा बन सकती हूँ। मैं फ़ीमेल ज़रूर हूँ लेकिन मैं किसी भी मामले में मर्दों के मुकाबले में कम नहीं, कमज़ोर नहीं हूँ। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा लोगों से बातचीत में, कितना मुश्किल है या आसान हो गया है? सर मुश्किल तो नहीं था क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली में मेरी शादी हुई है। तो नहीं, मैं लोगों के बीच में जब आप जा रही थी जी, जब मैं लोगों के बीच में जा रही थी मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। उन्होंने कोई वहाँ पे मेल फीमेल नहीं उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने देखा कैंडिडेट, उन्होंने देखा जब ये हमें कैंडिडेट बेहतर मिल रहा है तो हमें क्या देखना है इसमें, बस उसी समाज बदल गया, बस समाज वहाँ पे बदल गया, ऐसी बात नहीं है। वैसे समाज में बदलाव आया है? हाँ, वहाँ पे भी आया है। वो बैकवर्ड एरियाज़ में हम बात करेंगे तो गुलाबगढ़ बैकवर्ड एरिया है, बट वहाँ के लोगों की थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है। वहाँ के लोग बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं, अपनी बेटियों को कभी भी घर में नहीं ऐसे रखेंगे। हाँ, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे गर्ल्स को थोड़ा सा नहीं, बेचारी आपको पता है गाँव का थोड़ा होता है, लेकिन जो मेरी फैमिली है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा नहीं आपको आगे आना, उल्टा वो मुझे डांटते थे अगर मैं कहती थी मुझसे नहीं हो पाएगा, वो कहते थे नहीं, वो उल्टा वहाँ से मुझे मोटिवेट करते थे, नहीं बेटा तुम्हें आगे आना है, अपने लोगों के लिए आगे आना है, डेवलपमेंट के लिए आगे आना है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगी? बहुत सारी फीमेल्स आपको देखेंगी आप स्ट्रेट लाइन के इस कैमरे के ज़रिए, तो वो फीमेल्स भी देखेंगी जिनको ये लगता है कि काबिल तो हम बहुत हैं लेकिन सरकारी नौकरी ठीक है, कोई मास्टर लग जाए, कोई टीचर लग जाए, वो ठीक है, लाइफ अच्छी गुजरती है, 24/7 की जॉब नहीं है, कोई 4-6 घंटे नौकरी कर लो, तनख्वाह आराम से अकाउंट में आ जाती है, बैंक वाले लोन दे देते हैं, गाड़ी आ जाती है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि कोई मैसेज उन तमाम लोगों के लिए? देखिए, मैं एक ही मैसेज दूंगी, पहले तो सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा कर मुझे भारी तादाद से जिताया। मैं एक चीज़ और कहूँगी कि मुझे 3230 वोट्स मिले हैं, तो वो वोट मुझे 12 की 12 पंचायत में से मिले हैं। तो जो मेरी बहनें हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी, माएँ हैं जिन्होंने मुझे इतना अपनी बेटी जैसा रखा, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। जितने भी मेरे नौजवान भाई हैं, जितने भी मेरे गांव के बुज़ुर्ग हैं, मेरी गरीब आवाम है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी। और मैं बस यही आपसे कहूँगी कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं आपके जो गांव के जो डेवलपमेंट की जो बात है वो हमने करनी है, वो करने में हमेशा मैं सक्सेसफुल रहूं और मैं करवा कर रहूँगी, बस दुआ करना मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साजरा। थैंक यू। तो ये थी साजरा कादिर। यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा कि स्कूल का वो स्टूडेंट जो सिर्फ तेज़ तरार ही नहीं था बल्कि स्काउट्स एंड गाइड्स में जब ये साजरा होती थी तो मुझे अच्छे से याद है कि स्काउट्स एंड गाइड्स में भी साजरा आगे होती थी। उसके अलावा कल्चरल फंक्शंस हो, कल्चरल फेस्टिवल्स हो, हर उस फेस्टिवल में साजरा उस फेस्टिवल की जान हुआ करती थी। लेकिन उम्मीद और तवक्का के बिल्कुल बरकस जब ये सुनने में आया कि साजरा कादिर रियासी से इलेक्शन लड़ रही है तो मुझे यूँ लगा कि ठीक है, कोशिश कर रही है, मगर क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि गुलाबगढ़ जैसे इलाके में जब अब्दुल गनी मलिक जैसे ताकतवर सियासी लीडर हैं, मुमताज़ खान, एजाज़ खान जैसे बड़े नाम हैं, उनके बीच में इस बच्ची के लिए क्या ये चुनाव जीतना, इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना मुमकिन हो पाएगा? मगर हुआ है। और उसके बाद मुझे ये यकीन भी हुआ कि वाकई वक्त बदल गया है। लोग अब वाकई चाहते हैं कि उनका जो नुमाइंदा हो पढ़ा लिखा हो, सुलझा हुआ हो, क्वालिफाइड हो, ताकि जब वो हुकूमत के सामने इनकी बात रखने जाए तो बात इस तरीके से रखे कि हुकूमत बात को समझे भी और उस बात पर अमल भी करे। तो साजरा कादिर को स्टेट लाइन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद और तवक्का ये कि साजरा को देखते देखते और बहुत सारी बच्चियाँ और बहुत सारे बच्चे सियासत को बुज़ुर्गों का खेल नहीं बल्कि सियासत को अपने लिए एक मौका समझेंगे लोगों की खिदमत करने के लिए।